हमारा टॉपिक है बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन लोअर एक्सट्रीमिटी, जो कि है सुजैन जे हॉल का चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले हम हिप जॉइंट को स्टडी कर लेते हैं। हिप जॉइंट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल जो है वो हेड ऑफ ह्यूमर बनाती है, जो कि फिक्स हो जाती है 2/3 एरिया ऑफ स्फेयर, जो कि बनाता है एसिटेब्यूलम। कनकेव एसिटेब्यूलम जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, एंगल्ड होता है एंटीरियरली, लेटरली एंड इंफीरियरली। और उसके अंदर जो है वो फिब्रोकार्टिलेजिनस रिम होती है, जो कि उसको डीप कर देती है एसिटिब्यूलम को, और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट करती है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो जनरेट होता है लेब्रम में, जो कि अंदर जो है वो ज़्यादा होता है जबकि बाहर कम होता है, जिसकी वजह से वो हेड को, फीमर के हेड को जो है वो होल्ड करके रखता है अच्छे से। हमारा जो हिप जॉइंट होता है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी का, वो ज़्यादा स्टेबल होता है बनस्बत जो है वो अपर एक्सट्रीमिटी के, क्योंकि जो ग्लिनोइड फोसा होता है वो इतना ज़्यादा डीप नहीं होता जितना जो है हमारा एस्टेब्यूलम होता है हिप जॉइंट का, हिप बोन का, वो ज़्यादा डीप होता है। इसलिए डिसलोकेशन जो है वो हिप जॉइंट पे ज़्यादा नहीं होती बनस्बत शोल्डर जॉइंट के। कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि जो है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे हिप जॉइंट को। इलियोफेमोरल वाई शेप्ड जो होता है वो उसकी अटैचमेंट होती है एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन से लेके इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन फीमर पे जो होती है वहाँ पे ये लगा हुआ होता है, अटैचमेंट होती है इसकी। दूसरा है प्यूबोफेमोरल, ये प्यूबिस से लेके फीमर तक जो है वो लगा हुआ होता है। ये दोनों जो है वो एंटीरियरली होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स होते हैं हिप जॉइंट के, जबकि जो इस्कियोफेमोरल है वो एसिटेब्यूलम की रिम से लेके एंटीरियर सरफेस ऑफ फीमर के ऊपर लगा हुआ होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है, ये पोस्टीरियरली होता है। जब इन तीनों लिगामेंट्स में जो है वो टेंशन क्रिएट होती है तो हमारा जो हिप जॉइंट के अंदर हेड होता है फीमर का, वो ट्विस्ट होता है, उसमें रोटेशन होती है। नेक्स्ट है लिगामेंटम टेरीज। लिगामेंटम टेरीज जो है वो इसकी अटैचमेंट होती है फोविया कैपाइटिस से लेके फिमोरल हेड तक जो है ये लगा हुआ होता है, और इसने हेड को जो है वो होल्ड करके रखा हुआ होता है। कुछ बर्साज होते हैं जो कि लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। बर्सा जो है बेसिकली ऐसा वो होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन उसके अराउंड होती है, और वो सीक्रीट करता है साइनोवियल फ्लूइड को और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो दो बर्सा होते हैं हिप जॉइंट में, एक होता है इलियोसॉस बर्सा जो कि प्रेजेंट होता है इलियोसॉस मसल और आर्टिकुलर कैप्सूल के दरमियान में। डीप ट्रोकेंट्रिक बर्सा होता है, ये प्रेजेंट होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर और ग्लूटियस मैक्सिमस के दरमियान में। फेमोरल नेक जो है वो ज़्यादा जो है उसमें फ्रैक्चर आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका डायमीटर स्मॉल होता है और वो ज़्यादातर ट्रेबिक्युलर बोन यानी स्पंजी बोन से मिलके बनी होती है। फीमर जो होती है वो थोड़ी मीडियली प्लेस्ड होती है, यानी कि उसमें एंगल जो बन रहा होता है फीमर की नेक में और फीमर की शाफ्ट में जो एंगल होता है वो 125 है, वो मीडियली टिल्टेड होती है ताकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो है वो बीनीथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ सके। नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ हिप जॉइंट। जो हमारा पेल्विस है वो बहुत, जिस तरह अपर लिम में हमारा जो है वो शोल्डर गिर्डल होता है, इसी तरह लोअर लिम में जो है वो पेल्विक गिर्डल होता है। तो पेल्विस की जो मूवमेंट होती है वो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड होती है कि वहाँ की जो बोन है, फीमर है, हिप बोन जो है वो एक साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करे। जो पेल्विस है वो सिंगल नॉन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि रोटेट करता है ऑल 3 प्लेन्स में। हिप जॉइंट जो है वो कनकेव कन्वेक्स रूल को फॉलो करता है। ये रूल कहता है कि जो कन्वेक्स साइड होती है वो मूव करती है ऑपोजिट टू द बॉडी सेगमेंट, यानी जहाँ बॉडी सेगमेंट मूव कर रहा होगा उससे ऑपोजिट जो है वो कनकेव साइड मूव कर रही होती है। जैसे हिप जॉइंट में जो है वो हेड है फीमर का, वो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और जो शाफ्ट होगी फीमर की वो अलग डायरेक्शन में जा रही होगी। जैसे अगर हम देखें फ्लेक्शन ऑफ फीमर, तो फीमर के फ्लेक्शन में जब फीमर आगे की तरफ जा रही होगी एंटीरियरली, तो जो हमारा हिप जॉइंट होगा एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन वगैरह वो पोस्टीरियरली जाएंगे और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा। जबकि एक्सटेंशन ऑफ फीमर में ये होगा कि फीमर जो है वो पीछे जा रही होगी जबकि पेल्विक जो है वो आगे जा रहा होगा, तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाएगा, पेल्विस जो है वो एंटीरियरली टिल्ट हो जाएगा। और लेटरल टिल्ट में ये होता है कि अगर जो है वो लेटरल तरफ मूव किया हिप ने यानी पेल्विस ने लेटरल तरफ मूव किया, तो जो फीमर होगी वो दूसरी तरफ मूव करेगी, दूसरी साइड पे, मतलब राइट अगर जो है वो राइट साइड पे पेल्विस मूव किया तो लेफ़्ट साइड पे फीमर मूव करेगी। इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी।
नेक्स्ट हम मूवमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा मसल कौन सी मूवमेंट करा रहा होता है। तो फ्लेक्शन में जो है वो बेसिकली 6 मसल्स होते हैं मेजरली, जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं फ्लेक्शन, हिप की फ्लेक्शन को। इलियोसॉस है, इलियकस है, सॉस मेजर है, रेक्टस फेमोरिस, सार्टोरियस, टेंसर फेशियल लेटा, पेक्टिनियस, ये सारे मसल्स मिल के जो है वो हिप की फ्लेक्शन करा रहे होते हैं। प्राइमरी जो है वो इलियकस और सॉस मेजर, ये दोनों करा रहे होते हैं। इलियकस और सॉस मेजर को दोनों को हम मिला के इलियोसॉस कहते हैं। तो इलियोसॉस में जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है इक्वली, दोनों साइड, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड की इलियोसॉस की हाइपरट्रॉफी जो है वो सोकर प्लेयर्स में हो जाती है, जबकि जो नॉन डोमिनेंट साइड होती है उनकी इलियोसॉस हाइपरट्रॉफी होती है टेनिस प्लेयर्स में। रेक्टस फेमोरिस जो है वो 2 जॉइंट मसल होता है, वो ज़्यादा अफेक्टिव वर्क करता है जब नी जो है वो फ्लेक्शन में हो, क्योंकि जब नी फ्लेक्स्ड होती है तो रेक्टस फेमोरिस थोड़ा सा उसके अंदर टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो रही होती है। तो कोई भी मसल हो जो 2 जॉइंट मसल हो तो वो 2 जॉइंट पे काम कर रहा हो तो ज़्यादा अच्छा वो वर्क तब करता है जब ऐसी पोजीशन में अच्छा वर्क करता है जो कि उसमें फ्लेक्स्ड हो, मतलब वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच्ड हुआ वो जिस पोजीशन में। तो रेक्टस फेमोरिस जो है वो हिप की फ्लेक्शन भी कराता है और नी की एक्सटेंशन भी कराता है। तो जब वो नी फ्लेक्स्ड होगी तो रेक्टस फेमोरिस में ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही होगी, तो वो ज़्यादा अफेक्टिवली काम कर रहा होगा। सार्टोरियस जो है वो लॉन्गेस्ट मसल होता है, स्ट्रैप लाइक होता है, इसको हम टेलर्स मसल भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन, ग्लूटियस मैक्सिमस और तीनों हैमस्ट्रिंग के, रेक्टस फेमोरिस, बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये सारे मिलके जो है वो हिप की एक्सटेंशन करा रहे होते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो सिर्फ तब एक्टिव होता है जब हिप फ्लेक्शन में हो या या जो है वो हिप की एक्सटेंशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। हैमस्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्योंकि ये ज़्यादा टेंस्ड होते हैं इन पोजीशन में। नेक्स्ट है अबडक्शन, ग्लूटियस मीडियस जो है वो मेजरली हिप अबडक्टर है, जबकि मिनिमस उसको असिस्ट कर रहा होता है। अबडक्टर्स जो है वो स्टेबलाइज करते हैं पेल्विस को ड्यूरिंग सपोर्ट फेस, कि पेल्विस की जो है वो टिल्टिंग ना हो और जो हमारी लेग है जो स्विंग फेस में स्विंग करी है वो ईज़िली जो है वो स्विंग करे, मतलब मूव करे। एक्टिव ये वाले अबडक्शन वाले मसल्स जो है वो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग डांस मूवमेंट्स, और अगर ये अबडक्शन वाले मसल्स वीक होंगे तो जो हमारी स्विंग फुट होगा उसको हमें ड्रैग करना पड़ेगा और लेटरल पेल्विक टिल्ट भी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो राइट लेग है वो सपोर्ट कर रही है ड्यूरिंग सपोर्टिंग फेस, तो वहाँ के राइट लेग के जो अबडक्टर्स हैं वो ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे आइसोमेट्रिकली और इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ताकि जो लेफ़्ट साइड की पेल्विस है वो डाउन ना हो जाए, उस तरफ झुक ना जाए, क्योंकि जो स्विंग लेग का वज़न होगा, वेट होगा, उसको जो है वो कंट्रोल कर रहे होंगे राइट लेग के अबडक्टर्स, के अब नॉर्मली टिल्टिंग ना हो जाए। नेक्स्ट है अडक्टर्स, अडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, ग्रेसिलस, ये सारे जो हैं वो एडक्टर्स हैं, अडक्शन हिप के अडक्शन में मदद करते हैं और ये एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग स्विंग फेस, ताकि जो फुट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीनीथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ सके और जो है वो सपोर्ट फेस में वो अच्छे से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में प्लेस हो सके। स्टेयर और हिल क्लाइंबिंग में जो है वो अडक्टर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अडक्टर्स का और भी काम होता है, जैसे अडक्टर्स जो हैं वो फ्लेक्स कर रहे होते हैं हिप को और जो है वो लिटरली रोटेट भी कर रहे होते हैं फीमर को, स्पेशली तब जब फीमर जो है वो मीडियली रोटेटेड हो। नेक्स्ट है मीडियल रोटेटर्स, ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फेशियल लेटा, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ग्लूटियस मीडियस, ये सारे जो है वो मीडियल रोटेटर्स हैं। स्पेशली जो है वो ग्लूटियस मिनिमस है जो कि करवा रहा होता है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेटर्स जो हैं वो हर पोजीशन में देखा जाए तो वीक होते हैं बनिस्बत लेटरल रोटेटर्स के। लेटरल रोटेटर्स हैं, फिर 6 लेटरल रोटेटर्स होते हैं, पेरिफॉर्मिस, जेमिलिस, सुपीरियर, इन्फीरियर, ऑब्टूरेटर, इंटरनस, एक्सटर्नस, क्वाड्रेटस, फेमोरस, ये सारे जो हैं वो लेटरल रोटेशन कराते हैं। इनमें जो है वो हर स्टेप, जब हम कोई भी स्टेप उठाते हैं तो इनमें लेटरल रोटेशन होती है ताकि जो पेल्विस की रोटेशन है उसको अकोमोडेट किया जाए। बोथ रोटेटर्स, मीडियल और लेटरल दोनों रोटेटर्स जो हैं वो ज़्यादा टेंस्ड होते हैं जब जो है वो हिप फ्लेक्स्ड हो, 90 जो है वो फ्लेक्स्ड हो, बनिस्बत ये कि हिप जो है वो फुली एक्सटेंडेड हो या पार्शली एक्सटेंडेड हो। तो जब हिप 90% फ्लेक्स होता है तो ये रोटेटर्स थोड़े से टेंस्ड होते हैं। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एंड अडक्शन।
हॉरिजॉन्टल अबडक्शन और एडक्शन तब होती है जब हमारा जो हिप है वो 90% फ्लेक्स्ड हो, बेशक फीमर जो है वो अबडक्टेड हो या अडक्टेड हो। जो पोस्टीरियर अबडक्टर्स या अडक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं बनस्बत एंटीरियर के, क्योंकि जब हिप 90% फ्लेक्स्ड होता है तो उनमें एक टेंशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट है लोड्स ऑन हिप। हिप जो है वो मेजर वेट बीयरिंग जॉइंट होता है और ये कभी भी अनलोडेड नहीं होता, हमेशा इस पर थोड़ा बहुत वेट आ रहा होता है। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में जो है वो ईच हिप पे इतना वेट आ रहा होता है कि जो अपर बॉडी सेगमेंट्स होते हैं हिप से उनके जो है वो हाफ बॉडी वेट आ रहा होता है, या ये भी कह सकते हैं कि टोटल बॉडी वेट का 1/3 जो है वो ईच हिप के ऊपर पड़ रहा होता है ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन। ये इसके साथ बॉडी सेगमेंट्स के वेट के साथ साथ मसल्स भी जो है वो हिप जॉइंट के अराउंड जो मसल्स हैं वो भी एक कंप्रेशन फोर्स जनरेट कर रहे होते हैं, उसका भी जो है वो वेट पड़ रहा होता है उसके ऊपर, हिप जॉइंट के ऊपर। और ड्यूरिंग जो है वो सपोर्ट फेज 3 to 4 टाइम्स जो है वो कंप्रेशन फोर्सेस पड़ रही होती हैं हिप जॉइंट पे। ड्यूरिंग स्विंग फेज जो है वो वेट जो बॉडी का होता है वो इक्वल होता है जितनी कंप्रेशन फोर्सेस आ रही होती हैं। जब स्पीड तेज़ होती है वॉकिंग की या रनिंग की तो उतना ही लोड भी बढ़ता रहता है हिप जॉइंट के ऊपर, और अगर लोड बढ़ेगा हिप जॉइंट के ऊपर तो जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा फीमर के हेड और एस्टेब्यूलम के दरमियान वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर है कॉमन इंजरीज़ जो कि हिप जॉइंट में होती हैं, इसमें फ्रैक्चर्स। हमने पहले भी देखा था कि फीमोरल नेक का फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि वहाँ स्पंजी बोन होती है और वो डायमीटर भी उसका शॉर्ट होता है। ये फ्रैक्चर जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से भी हो सकता है, या जो है वो फॉल, अगर जो है वो कोई बंदा गिरा हो तो भी उसकी फीमर की नेक फ्रैक्चर हो सकती है। हिप का जो फ्रैक्चर होता है वो उसके रिस्क कि डेथ के चांसेस जो हैं जो 5 to 8% इंक्रीज़ कर जाते हैं एल्डरली बंदों में, क्यों और फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं डेथ के। उसके बाद है कॉन्टूजन्स ये होता है कि वहाँ एरिया में जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और ब्रोइसेस बन जाते हैं। तो एंटीरियर मसल्स जो होते हैं थाई के वो ज़्यादा प्रून होते हैं कि उन पे जो है वो हार्ड ब्लो पड़े या हिट आए तो उनमें इंटरनल ब्लीडिंग या ब्रोइसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन वो सीरियस इंजरी होती है और वो होती इसलिए है कि एक प्रेशर अप्लाई होता है वहाँ के मसल्स के ऊपर। अब वो प्रेशर जो है वो एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है या जो है वो कोई हिट उसके ऊपर लगी है उसकी वजह से भी हो सकता है, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वहाँ की जो नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सारी कंप्रेस हो जाती हैं, मसल्स भी कंप्रेस हो जाते हैं और टिश्यू डैमेज का ख़दशा होता है क्योंकि वहाँ के टिश्यूज़ को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड वेसल्स वैसे ही कंप्रेस्ड हैं तो उनकी डेथ होने के चांसेस होते हैं वहाँ के टिश्यूज़ के। उसके बाद है स्ट्रेन्स। हैमस्ट्रिंग में जो है वो ज़्यादातर वो स्ट्रेच नहीं हो पाते, लेकिन जो है अगर एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाएँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस तो उनमें जो है वो स्ट्रेच आ जाता है। लॉस ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो हैमस्ट्रिंग में वजह बनती है स्ट्रेन्स की। स्ट्रेन्स अगर इन मसल्स में आ जाए तो स्प्रिंटिंग जो होती है मूवमेंट्स उनमें जो है वो स्ट्रेन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हैमस्ट्रिंग्स जो हैं, हैमस्ट्रिंग्स के स्ट्रेन तब आते हैं जब लेट स्टैंस या लेट स्विंग फेज़ हो, क्योंकि उस वक्त जो है वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ग्रॉइन एरिया में भी जो स्ट्रेन आने के चांस होते हैं क्योंकि फोर्सफुल थाई अबडक्शन होती है तो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं वहाँ के अडक्टर्स।